हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिंदी साहित्य के जो निर्धारित कवि हैं, तो उनका थ्योरी क्लास मैंने करवा दिया है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन सारे कवियों से, टोटल 7 कवि है निर्धारित कवि में, और उन 7 कवियों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इससे पिछले वीडियो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किया है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, यह लास्ट वीडियो होने वाला है और यह पार्ट 4 होगा, जिसमें निर्धारित कवि से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल मिलाकर 346 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम पे आने की संभावना है फ्रेंड्स। और निर्धारित कवि में 7 कवियों से मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, उन सारे सवालों को इस पर कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सवाल को। आज की इस क्लास को हमारा पहला सवाल है, जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया है? तो तपती दोपहर में एक साथ रहकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया है? तो तपती दोपहर में एक साथ रहकर। हमारा अगला सवाल है, जब माला छापे तिलक सरे न एको काम। इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है? यहाँ पर पंक्ति पे जो शब्द दिया गया, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आडंबरों से ईश्वर मिलते हैं। इसका संदेश दिया है, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, इस पंक्ति में बिहारी संदेश दिया है कि आडंबरों से ईश्वर मिलते हैं, इस चीज़ का संदेश दिया है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, बिहारी के दोहों की क्या विशेषता है? बिहारी की जो दोहा है हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यपुस्तक में, तो उसकी क्या विशेषता है? तो गागर में सागर है, थोड़े शब्दों में बड़ी गहरी बात समाई हुई है। बिहारी की जो दोहा है उनमें, तो आपको याद रखें गागर में सागर है। सोहत का क्या अर्थ होता है? सोहत का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुहाना लगना। सोहत का अर्थ होता है सुहाना लगना। अगला सवाल है, नीलमणि शैल का क्या अर्थ है? नीलमणि शैल जो है, तो नीलमणि शैल का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलमणि पर्वत। नीलमणि शैल का अर्थ होता है नीलमणि पर्वत। बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो बिहारी के अनुसार ईश्वर जो है बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राम कहाँ बसते हैं? सच्चे हृदय में, लोगों में, कनकन में, या नीले रंग की मणि में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनकन में। राम जो है यानी भगवान श्री राम, वो कहाँ बसते हैं? तो हमारे कनकन में बसते हैं। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? तो नीलमणि पर्वत से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है? देखी दोपहरी, इसमें जो है प्रस्तुत लाइन पंक्तियों पे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। देखी दोपहरी जो है अनुप्रास अलंकार है। संदेश न भेज पाने वाली नायिका कैसी है? जो संदेश नहीं भेज पाती है वह नायिका कैसी है? तो विरह और लोकलाज से भरपूर है, जो संदेश नहीं भेज पाती है। केशव राय के 2 अलग अलग अर्थ बताइए। केशव राय जो है, इसके 2 अलग अलग अर्थ क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरली एवं मनोहर। एक केशव का अर्थ हो गया मुरली और एक केशव राय का अर्थ हो गया मनोहर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोपियाँ किस प्रकार से श्री कृष्ण को खिंचाती है? उनके वस्त्र छुपाकर, उनका मुकुट छुपाकर, उनकी बांसुरी छुपाकर, या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि गोपियाँ किस प्रकार से श्री कृष्ण को रिझाती है? तो उनकी बांसुरी छुपाकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण की बांसुरी छुपाकर। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी क्या संदेश कहते हैं? आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आडंबर और पाखंड किसी के काम नहीं आते हैं। या बिहारी कहते हैं कि आडंबर और पाखंड जो है वह किसी के काम नहीं आते हैं। तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है? तो तपोवन बना दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तपती दोपहर ने संसार को तपोवन बना दिया है। कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कर रहा है? कवि जो बिहारी हैं, तो कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कह रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण से। श्री कृष्ण से कह रहे हैं, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने के लिए। अगला सवाल है, कवि ने मन की तुलना किससे की है? कवि जो है वह अपने मन की तुलना किससे करते हैं? तो कांच से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कांच से। कवि बिहारी अपने मन की तुलना कांच से करते हैं। बिहारी ने माला तिलक को व्यर्थ क्यों माना है? बिहारी माला तिलक को व्यर्थ क्यों माना है? तो बाहरी आडंबर है, इसीलिए माला तिलक को व्यर्थ माना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 265वां सवाल है फ्रेंड्स, कि बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो बिहारी जो है बिहारी सतसई की रचना की। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहारी ने कौन सी रचना की है? तो बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी की भाषा का नाम बताइए। तो बिहारी की जो भाषा है क्या है? तो मानक ब्रज भाषा है। बिहारी की भाषा जो है मानक ब्रज भाषा है। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स, इस पर डाउट है। तो इसमें जो कहीं कहीं पर आपको बिहारी का जन्म ग्वालियर तो मिलेंगे, लेकिन कहीं पर 1603 ईस्वी मिलेंगे और कहीं पर 1595 ईस्वी मिलेंगे। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो 1603 ईस्वी ग्वालियर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर पुस्तक पर अलग चीज़ दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम पर जो है एक ही साथ में 1595 और 1603 शायद नहीं आएंगे। तो आपको याद रखना है कि बिहारी का जन्म जो है ग्वालियर पर 1603 ईस्वी में हुआ है, ग्वालियर पर, जो कि यहाँ पर 1595 पुस्तक पर दिया हुआ है, जो कि सही नहीं है। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। सतसई में कितने दोहे हैं? सतसई यानी बिहारी सतसई जो कि कवि बिहारी की रचना है, इनमें कितने दोहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 750 दोहे हैं। सतसई में 750 दोहे हैं। बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर है? तो बिहारी की कविताएं जो है श्रृंगार रस से भरपूर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। बिहारी की जो रचनाएं हैं, वह कविताएं हैं, वह श्रृंगार रस से भरपूर है। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? तो श्री कृष्ण की जो तुलना है वह नीलमणि से की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी के नायक नायिका को एक दूसरे की बात कैसे जानते हैं? बिहारी के जो नायक है वह नायिका से एक दूसरे की बात को कैसे जानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक का हृदय स्वयं की दूसरे के हृदय की बात जानता है, यानी मन ही मन जान जाते हैं। भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को कैसे बना दिया है? तो तपोवन बना दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तपोवन। ऑप्शन के अनुसार, यहाँ प्रश्न के अनुसार, कि भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को कैसा बना दिया है? तो तपोवन बना दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो की कंटेंट और क्वालिटी पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि दीर्घ दाग का अर्थ बताओ। जो दीर्घ है और दाग है इसका क्या अर्थ हो जाएंगे, तो भयंकर गर्मी। दीर्घ दाग का अर्थ हो जाएंगे भयंकर गर्मी। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, कृष्ण द्वारा बांसुरी के लिए सौगंध देकर पूछने पर गोपियाँ क्या करती है। कृष्ण द्वारा बांसुरी के लिए सौगंध देकर पूछने पर जो गोपियाँ हैं वह क्या कहती है, तो बाह जो है बाह से हंसती है, यानी मनी मन यानी आंखों से हंसते हैं, यानी भाव से हंसती है। अगला सवाल है, बिहारी की नायिका कागज पर संदेश क्यों नहीं लिख पाती है। जो बिहारी की रचनाएं पे जो बिहारी की नायिका है, बिहारी सत्संगी में जो उनकी कविताएं में, तो बिहारी की नायिका जो कागज पर संदेश क्यों नहीं लिख पाती है, तो लिखने से सबको पता लगने का डर है, इसीलिए वह नहीं लिख पाती है। बिहारी कवि के पिता का नाम बताइए। जो कवि बिहारी हैं उनके पिता का नाम क्या था, तो केशव दास था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। बिहारी के अनुसार सच्चे मन में कौन बसता है, तो बिहारी के अनुसार जो है सच्चे मन में राम बसते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राम। अगला सवाल है, मोहन ओढ़े पीतू पटु शाम सलोने गात में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूपक, अनुप्रास, यमक या श्लेष। तो 4 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरह के सवाल एग्जाम पर आएंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और आपको जो सही आंसर है उसे चूज करना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। मोहन ओढ़े पीतू पटु शाम सलोने गात में जो अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला सवाल है, रसखान का मूल नाम क्या था, तो रसखान का जो फ्रेंड्स मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान किसके भक्त थे, तो रसखान जो है वह कृष्ण के भक्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रसखान कृष्ण के भक्त थे। रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है, तो ब्रज भाषा की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। रसखान की रचनाओं में ब्रज भाषा की प्रधानता है। फ्रेंड्स ये जितने सारे सवाल है फ्रेंड्स निर्धारित कवि से संबंधित हैं और जो हमारे सिलेबस पे झारखंड सचिवालय जो 7 कवि दिए गए उन्हीं कवि के बारे में मैंने थ्योरी क्लास करवा दिया है। तो हमारा उन्हीं कवियों से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में सारे सवालों को कवर कर लेंगे। हमारा अगला सवाल है, मानुष हव तो वही रसखानी सवैये में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रजभूमि का व्यक्त हुआ है। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवर्धन। कवि जो है गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है। जो खग हव तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार है। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं फ्रेंड्स मैं एक बार और दोहरा लेता हूं कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार की बात करें फ्रेंड्स तो अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार जब एक ही शब्द को यानी बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन में, तो उन्हें अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है 285वां सवाल की ओर चलते हैं। कालिंदी किसका उपनाम है, 285वां सवाल है, कालिंदी जो है वह किसका उपनाम है, तो यमुना का नाम है। कालिंदी यमुना नदी का उपनाम है। या लकुटी अरु कामरिया पर सवैये में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है, तो ब्रज क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। मोर पखा सिर ऊपर राखी हव सवैये में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन किया गया है, तो कृष्ण के अनुकरण करने का वर्णन किया गया है। अगला सवाल, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार है। 288 का आंसर हो जाएगा डी, ये जो है यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। गोपिया कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें मुरली बजानी नहीं आती है, जिस कारण से वो अपने होठों से नहीं लगाना चाहती, क्योंकि जब उसे बजाना ही नहीं आता है जिसके कारण से अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है। गोपियाँ किसकी माला गले में पहनना चाहती है, गोपियाँ जो है किसकी माला गले में पहनना चाहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुंज की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 290 का गुंज की माला पहनना चाहती है। अगला सवाल है, काननी दय अंगूरी रहीबो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है। काननी दय अंगूरी रहीबो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मुरली का जो प्रभाव है चित्रित किया है। गोपियाँ क्या नहीं संभाल पा रही है, गोपियाँ जो है प्रस्तुत कविताएं में दोहे में कहानी कविता में तो क्या जो है कवि कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव गोपियाँ क्या नहीं संभाल पा रही है। 292 सवाल है फ्रेंड्स कि गोपियाँ जो है क्या नहीं संभाल पा रही है, तो कृष्ण के मुख की मुस्कान जो है गोपियाँ नहीं संभाल पा रही है। अगला सवाल है, गोपियों को किनकी चिंता नहीं है, गोपियों को जो है किनकी चिंता नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रजवासियों की, गोपियों को ब्रजवासियों की जो है चिंता नहीं है गोपियों की। अगला सवाल है, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी, मुरली से जो है गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी इसीलिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी, इस पंक्ति से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मुरली के प्रति ईर्ष्या, मुरली के प्रति सौतिया डहा, मुरली के प्रति शत्रुता, ये उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यह हो जाएगा कि या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी, इस पंक्ति से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है, तो ये तीनों कथन जो है सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल है, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है, जब कवि जो है पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है, 296 के आंसर ऑप्शन सी यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर।
फ्रेंड्स अगला सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? साहित्य के अनुसार यानी कवि के अनुसार जो सिद्धियाँ है कितनी मानी गई है? तो 8 सिद्धियाँ मानी गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोने चांदी के महल जो है न्यौछावर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोपियों से क्या नहीं संभाला जाता? गोपियों से जो है क्या नहीं संभाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण की मुख की मधुर मुस्कान। कालहि को कितनों समूझे है, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ये जो कालहि को कितनों समूझे है, ये जो पंक्ति में जो कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती है? तो क्योंकि उसे मुरली बजाना नहीं आता था। यहाँ पर रिपीट हो गया सवाल। सखी के कहने पर गोपियाँ क्या क्या स्वांग करती है? सखी के कहने पर जो है गोपियाँ क्या क्या स्वांग करती है? तो वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर का पंख लगाती है, गले में पूंछ की माला पहनती है, पूंछ की माला उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? रसखान जो है यानी कवि रसखान वह अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? तो ब्रज के वन व बाग व तड़ागों को, जो ब्रज के वन है, बाग हैं या तड़ाग हैं, तालाब है, उन्हें देखना चाहते हैं कवि रसखान। लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों लोगों का राज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों लोगों का राज्य जो है लकुटी और कामरिया पर न्यौछावर किया जा सकता है। रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? कवि जो रसखान है वह ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? तो ब्रज कृष्ण की लीला की भूमि है, इसीलिए कवि जो है ब्रज में बसना चाहते हैं। रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? तो रसखान की कविताओं का मूल भाव है भक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति। रसखान की कविता का मूल भाव भक्ति है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, 4 में से एक जो रचना है जो रसखान की नहीं है उन्हें आपको चूज करना है। तो प्रेम पचीसी जो है रसखान की रचना नहीं है, जबकि सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान शतक ये जो है रसखान की रचना है। प्रेम पचीसी जो है रसखान की रचना नहीं है, इन्हें आपको याद रखना है। और सवाल पे जो है फ्रेंड्स नहीं है या उपयुक्त सभी, इन्हें आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि सवाल आपको इनमें से क्या नहीं है ये भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला सवाल है, रसखान का जन्म हुआ था। रसखान का जन्म जो है 308वां सवाल डैश दिया है कि रसखान का जन्म कब हुआ था या डैश को हुआ था? तो इस 308 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सन 1548 ईस्वी में। रसखान का जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ है। अगला सवाल है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? तो सुबह का नाश्ता। छत्रसाल की जो तलवार है काली देवी को सुबह का नाश्ता प्रदान कर रही है। यहाँ पर कविता के अनुसार जो दोहों के अनुसार जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? कवि भूषण जो है वह समुद्र की अग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की तुलना की है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो भूषण जो है वह मुख्यतः अवधी भाषा में रचना की है। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, लागती लपकी कंठ बौरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इन पर कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। आपको यह पंक्ति यानी लाइन को याद रखना है फ्रेंड्स कि लापति लपकी कंठ बौरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी 312 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित रस जो है तो उनके जो द्वितीय पद है उसमें किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो विभत्स रस की व्यंजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विभत्स रस की। निम्न में से तम का पर्यायवाची शब्द लिखें। तम का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स तम जो है किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? तो 314 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तिमिर का। तम, तिमिर, अंधकार ये सभी एक पर्यायवाची शब्द हैं यानी तिमिर हो जाएंगे। अगला सवाल है, भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है? भूषण का जो प्रथम छंद है उसमें कौन सा रस है? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? 4 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, शिवराज भूषण, साकेत, उर्वशी, कामायनी। तो 316 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इजी प्रश्न है, शिवराज भूषण। ये जो है भूषण की रचना है शिवराज भूषण। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद की, उर्वशी जो है निराला की है, जबकि शिवराज भूषण जो है यह भूषण की रचना है। इजी प्रश्न था। भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? कवि भूषण जो है वह रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो 317 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीति मुक्त धारा के। रीति मुक्त धारा के कवि हैं भूषण यानी कवि भूषण। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित जो है तो उसमें प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कवित के कवि कौन है? जो कवित है हमारे साहित्य सिद्धांत में, तो कवित के जो कवि हैं तो उससे कवि कौन हो जाएंगे? तो भूषण। कवि भूषण जो है कवित के रचनाकार है। कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण को किस उपाधि से जाना जाता है? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण को जो उपाधि दिया था, कौन दिया था? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने उसे कवि भूषण की उपाधि दी। ये जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि भूषण को उपाधि दिया गया था किसके द्वारा? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा के द्वारा। आपको याद रखना, चित्रकूट के सोलंकी राजा के द्वारा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी थे, कहीं पर आपको साहू जी मिलेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे, साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी जो रचनाएं हैं तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल जो दशक रचनाएं हैं तो इसमें कौन सा कितने छंद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 छंद हैं। छत्रसाल दशक में, दशक से फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 10, छत्रसाल दशक में 10 छंद है। भूषण के पिता का नाम क्या था? तो भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जो है वह किस काल के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। भूषण जो है रीतिकाल के कवि थे। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी जो रचनाएं हैं तो उनमें कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं। यहाँ भी आंसर हो जाएगा 52। शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे?
चिंतामणि जो त्रिपाठी थे वह भूषण के कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भाई। चिंतामणि त्रिपाठी कवि भूषण के भाई थे। अगला सवाल है शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है? तो शिवाजी के। शिवा से याद रखना है आपको, शिवाजी। शिवा बावनी में किसके बखान है? तो शिवाजी का बखान है। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक जो है, छत्रसाल दशक रचनाएं, यह किसकी कृति है? तो कवि भूषण की कृति है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को। भूषण जो है वीर रस को प्रमुखता दी है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण जो है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 105। 105 जो है अलंकारों का निरूपण हुआ है। भूषण की कृति नहीं है, कौन सी कृति है जो भूषण की नहीं है? तो 332 का जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षोल्लास। हर्षोल्लास जो है भूषण की कृति नहीं है, जबकि भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास ये सभी जो है भूषण की कृति है, जबकि हर्षोल्लास नहीं है। भूषण के प्रिय नायक कौन है? कवि भूषण जो है उनके प्रिय नायक कौन है? तो इसके आंसर का ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ये उनके प्रिय नायक है फ्रेंड्स। जो भूषण की रचना है तो उसमें जो मुख्य नायक होंगे या प्रिय नायक होंगे तो आपको याद रखना है इस चीज़ को, ये छत्रपति शिवाजी और जो छत्रसाल हैं वह कवि भूषण के जो प्रिय नायक हो जाएंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल है 334वां सवाल, शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण यह किसकी कृति है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी भूषण की ही कृति है। देखिए फ्रेंड्स ये सारे जो रचनाएं हैं तो भूषण की है ना, तो भूषण से ही संबंधित रहेंगे। जैसे कि शिवराज भूषण, तो यहाँ पर कवि भूषण हो जाएंगे, इसलिए अपने नाम से संबंधित रखें तो आपको ईजी हो जाएंगे याद करने में। शिवराज भूषण जो है भूषण की कृति है। अगला सवाल है भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो कविता लिखे हैं। कविता के लेखक कौन हो जाएंगे? भूषण हो जाएंगे। कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो जैसा ऊपर में दिया गया फ्रेंड्स, तो इसका भूषण हो जाएंगे। यहाँ पर कहा गया ना भूषण ने कविता लिखी है, तो कविता शीर्षक कविता के कौन कवि हो जाएंगे? तो भूषण हो जाएंगे। अगला सवाल है भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? तो रीति युक्त धारा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रीति युक्त धारा के कवि हैं। कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? हमारे जो पाठ्यपुस्तक पे कविता है तो इसमें प्रथम पद में कौन सा रस है? तो 338 का जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। कविता के प्रथम पद में वीर रस है। अगला सवाल है कविता के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कविता के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभत्स रस की। डी आंसर हो जाएगा विभत्स रस की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो ब्रज भाषा में। भूषण जो है ब्रज भाषा में रचना की है। अगला सवाल है लागती लपकी कंठ बौरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर याद रखना कि लागती लपकी कंठ बौरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार है। इसमें जो फ्रेंड्स कई भूषण समय जितने भी दिए हुए हैं और स्थान से तो अधिकतर ही अनुप्रास अलंकार है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण जो है समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की तुलना की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? यहाँ पर खंड होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया कि भूषण के जो है दोहे में तो प्रथम खंड में जो है कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीर रस। भूषण के प्रथम खंड में वीर रस है। अगला सवाल है भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना है? जो भूषण के द्वितीय छंद है यहाँ पर जो फ्रेंड्स ऊपर में यहाँ पर छंद भरत भूषण के प्रथम छंद में यहाँ पर छंद होता, तो प्रथम छंद में क्या हो गया? तो वीर रस हो गया। 343 का हो गया आपका भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो वीर रस है। जबकि हमारा अगला सवाल पूछा गया है 344वां कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रौद्र रस। द्वितीय छंद में रौद्र रस हो गया और प्रथम छंद में वीर रस हो गया, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रल भानु तम तोम, प्रल भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। आपको यहाँ पर याद रखना है। ऊपर जितने सारे अलंकार पढ़े अनुप्रास अलंकार में, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है रूपक अलंकार हो गया। तो प्रल भानु तम तोम, आपको ये वर्ड याद रखना है कि अगर प्रल भानु तम तोम आएंगे तो ये अलंकार हो जाएंगे रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला सवाल है कौन सी कृति भूषण की है? यानी कवि भूषण की कृति क्या है? तो शिवा बापनी। शिवा बापनी जो है यह कवि भूषण की कृति है। तो फ्रेंड्स हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ये जो सारे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स निर्धारित झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के जो निर्धारित कवि थे, यानी कुल मिलाकर 7 निर्धारित कवि थे, उन्हीं 7 कवियों के थ्योरी क्लास को मैंने पूरा कर दिया है। और 7 कवियों से मिलाकर जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने थे 346 कुल प्रश्न थे, तो सारे प्रश्नों को इससे पिछले 3 वीडियो में कवर किया गया था। आज की इस वीडियो में यानी चौथा वीडियो है जो कि निर्धारित कवि के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको पेपर 2 हिंदी का अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। उन टॉपिक को वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।